हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी एग्जाम मास्टर्स। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ 30 पॉलिटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम जैसे एचपी पटवारी और हमारे पास टीजीटी आर्ट्स के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगे। ठीक है, डेफिनेटली आपको आगे आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं उनमें एक आधा क्वेश्चन जो है इनमें से ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन आपके पास ऐसे है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का जो संविधान है उसके पिता किसे कहा जाता है। ठीक, पहला ऑप्शन है आपके पास पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है आपके पास महात्मा गांधी, थर्ड ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर और फोर्थ ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो सभी को पता है जनरली इसका आंसर क्या है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है। तो बाकी ऑप्शंस भी कुछ डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, पंडित जवाहरलाल नेहरू से जो इंडियन पॉलिटी में सबसे ज़्यादा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होता है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो किसने दिया था। तो उसका आंसर क्या आएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इसी के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में कुछ कमेटीज के हेड भी थे, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है पावर कमेटी। ठीक है, तो इसके हेड भी कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी से अगर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो ये पूछा जाता है कि क्या महात्मा गांधी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के पार्ट थे, क्या उनका हिस्सा थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। तो आपने कहना है नहीं। ठीक है, जो महात्मा गांधी थे वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के पार्ट नहीं थे। ठीक है, बी आर अम्बेडकर के बारे में जो फैक्ट्स इंपॉर्टेंटली पूछे जाते हैं वो ये है कि बी आर अम्बेडकर जो हेड थे इसके ड्राफ्टिंग कमेटी के। अब जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसमें टोटल कितने मेंबर्स थे, 7 मेंबर्स थे, जिनको हेड कौन कर रहे थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हु प्रिपेयर्ड द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला ड्राफ्ट था वो किसने प्रिपेयर करा था। आपने सोचा होगा या पढ़ा होगा थोड़ा बहुत कि ड्राफ्टिंग कमेटी, तो ड्राफ्ट तो ऑब्वियस सी बात है बी आर अम्बेडकर ने बनाया होगा। ठीक है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा गलत। ठीक है, जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्ट बनाया गया था वो किसने बनाया था, सर बी आर राव ने बनाया था। ठीक है, कई जगह राव लिखा होता है, कई जगह राव लिखा होता है, तो इस बात का जो है आपने ध्यान रखना है। राजेंद्र प्रसाद के बारे में आपको 2-3 बातें बता देता हूँ। एक तो ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के प्रेसिडेंट ही थे। ठीक है, उनको प्रिसाइड कर रहे थे। और दूसरा, ये एक कमेटी थी स्टीयरिंग कमेटी, उसको हेड कर रहे थे। स्टीयरिंग कमेटी के हेड कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। फ्लैग कमेटी थी, उसके भी हेड कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको जो है याद रखने चाहिए अपनी पॉलिटी से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स। बड़ा इजी क्वेश्चन है कि फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकारों से जो है कौन सा पार्ट हमारा रिलेट करता है। ठीक है, पार्ट टू किससे रिलेटेबल है, हमारा सिटीजनशिप। सिटीजनशिप से रिलेटेड है। इसमें कौन से आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11 इसमें आते हैं। पार्ट 3 हमारा कौन सा है, फंडामेंटल राइट, 12 टू 35 आर्टिकल। आर्टिकल 4 कौन सा है हमारा, डीपीएसपी। आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 और आर्टिकल पार्ट 5 जो है वो ये किससे डील करता है, हमारा यूनियन से। तो इतनी चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा पार्ट जो है किससे रिलेट करता है। ठीक है, मेनली पार्ट 3 पूछते हैं या फिर पार्ट 5 पूछते हैं, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनका आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मैनी फंडामेंटल राइट्स आर करेंटली गारंटीड। कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कितने फंडामेंटल राइट्स जो है गारंटी करता है, 5, 6, 7 और 8। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो करंटली 6 जो फंडामेंटल राइट्स है उसको गारंटी करता है। ओरिजिनली अगर आपसे पूछा जाए
ये ओरिजिनली कितने करता था जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तब कितने करता था, तो आंसर आ जाएगा 7। अगर आपसे पूछा जाए करंटली अभी, तो आंसर क्या आएगा 6। कौन-कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे पास? एक तो हमारे पास फंडा राइट टू इक्वालिटी है। ये कहाँ से कहाँ तक है? आपके आर्टिकल 14 से 18 तक, राइट टू इक्वालिटी। नेक्स्ट वन इज राइट टू फ्रीडम, 19 से 22। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, 24, 25, सॉरी 23, 24। नेक्स्ट है हमारे पास रिलीजियस फ्रीडम, ये कौन कौन से आर्टिकल आ जाते हैं इसमें? आर्टिकल 25 टू 28। फिर हमारे पास है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, 29, 30। एक हमारे पास था राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, जो मैं आपको बता रहा था पहले कि हमारे पास ओरिजिनल जो है 7 थे। वो कौन सा था? आर्टिकल 31 था, ठीक है। और एक है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये हमारे 32 से 35 है, ठीक। अब क्या है, या फिर अकेला गेव है 32 भी बोल देते हैं। अब ये जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है, ये पहले फंडामेंटल राइट था ओरिजिनली, अभी कितने हो गए हमारे पास? 7 हो गए, ठीक है। बट ये अभी हटा दिए गए, ये नहीं है इसका पार्ट। इसको क्या कर दिए गए, यहाँ से उठा के कहाँ ले गए हैं? इसको ले गए हैं हम आर्टिकल 300 ए में, ठीक है। इतनी चीजें आपको जो है ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद इक्वालिटी बिफोर लॉ, नहीं। अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, नहीं, ये आर्टिकल 18 है। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यस, ये आर्टिकल नंबर 17, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ये जो हमारे पास आर्टिकल है, इसके बारे में कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि ये हर जगह एप्लीकेबल है और प्योर फॉर्म में एप्लीकेबल है। इसके लिए कोई भी हमारे पास इफ एंड बट नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है जैसे हमारे पास दूसरे जितने भी आर्टिकल्स हैं, उनके कुछ हमारे पास प्रोविजंस भी हैं, ठीक है। बट इसका कोई भी हमारे पास अल्टरनेटिव नहीं है, ये प्योरली इसकी कोई कंडीशन नहीं है, डायरेक्टली एप्लीकेबल है। जैसे ये पब्लिक सेक्टर में भी लगता है, प्लस प्राइवेट सेक्टर में भी एप्लीकेबल है, और ये फॉरेनर्स को भी अवेलेबल है। फॉरेनर्स को भी हम जो है अनटचेबिलिटी परफॉर्म नहीं कर सकते। राइट टू फ्रीडम, ये तो आर्टिकल 19 आता है, ठीक है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट ऑफ अनटचेबिलिटी, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है राइट टू प्रॉपर्टी इज, अभी हमने डिस्कस किया कि पहले जो है हमारे पास आर्टिकल 31 होता था, फिर हमने इसको यहाँ से डिलीट करके कहाँ पहुँचा दिया? 300 ए में पहुँचा दिया, ठीक। कौन से अमेंडमेंट से पहुँचाया था हमने? हाँ, वो 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 से, ठीक। अब अब बोल रहे हैं कि ये कौन सा राइट है? देखो, जब ये यहाँ था ना पार्ट 3 में, तो ये तो था एक फंडामेंटल राइट। अब जब इसको उठाकर हमने यहाँ ले आए 300 ए में, अब ये बन गया एक लीगल राइट। आपको ध्यान रखना है कि कैसे पता चलता है कि कोई, हमने मान लो यहाँ राइट टू प्रॉपर्टी की जगह कोई और राइट भी होता, तो हमें कैसे पता चलना था कि ये फंडामेंटल राइट है कि लीगल राइट है, क्या है? देखो, जो जो आर्टिकल्स पार्ट 3 में है, आपने उनको डायरेक्टली बोलना है कि फंडामेंटल राइट्स है, और जो आर्टिकल पार्ट 3 में नहीं है, उनको आपने सीधे बोलना है लीगल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
विच आर्टिकल इज नोन एज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल 19 क्या है? ये फ्रीडम वाला है। आर्टिकल 21 लिबर्टी। आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, अगर हमें अमेंडमेंट करने हो उससे रिलेटेड। ठीक है, तो हम किसको बोलते हैं? हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल नंबर 32। राइट आंसर होगा आंसर सी। नेक्स्ट इज द प्रेम्बल वाज अडॉप्टेड ऑन। प्रेम्बल कब अडॉप्ट किया था हमने? 15 अगस्त 1947। इस दिन तो भारत आज़ाद हुआ था। ठीक। 26 जनवरी 1950। नहीं, इस दिन तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। 26 जनवरी 1949। ये हमारा राइट आंसर है। 26 नवंबर 1949। या फिर मेरे को लगता है कुछ यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन आना चाहिए था। ठीक है, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रेम्बल बाद में लिखी गई थी, प्रेम्बल भी हो सकता था। जनरली जो है यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन आता है क्वेश्चन में कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट हुआ था। ठीक है, दो शब्द होते हैं, एक होता है अडॉप्ट, एक होता है एनफोर्स। ठीक। जब भी आपको अडॉप्ट शब्द आए, चाहे प्रेम्बल लिखा हो चाहे कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हो, तब आंसर क्या होगा? 26 नवंबर होगा। 26 नवंबर 1949। जैसे ही आपका यहाँ से शब्द बदल के एनफोर्स हो गया, तब आपका आंसर क्या होगा? तब आंसर आपका आंसर होगा 26 जनवरी 1950। बस ये दो चीजें आपको जो है ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया इज ए रिपब्लिक बिकॉज। भारत एक गणराज्य है क्यों? यहाँ देयर इज नो मोनार्की, यहाँ मोनार्की नहीं है। प्रेसिडेंट जो है इलेक्ट होते हैं। पार्लियामेंट जो है सुप्रीम है। जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट है। ठीक। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है तो आपको सिंपली रिपब्लिक की फुल फॉर्म क्या बोलूं, कि आपको रिपब्लिक का मतलब पता होना चाहिए। रिपब्लिक, रिपब्लिक का मतलब होता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट है, हेड ऑफ स्टेट, वो कोई फैमिली रूलर नहीं होना चाहिए। फैमिली रूलर नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए? एक इलेक्टेड पर्सन होना चाहिए। और इलेक्टेड भी ऐसा नहीं कि फिक्स्ड ही इलेक्टेड हो गया, एक बार इलेक्शन हुए और लगातार ही वही चल रहा है, नहीं। ये एक फिक्स टेन्योर के लिए होना चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा सूटेबल हो रहा है इसके लिए, कि प्रेसिडेंट जो है हेड ऑफ द स्टेट है, और वो क्या है? इंडिया में इलेक्टेड है, इसलिए इंडिया जो है रिपब्लिक है। नेक्स्ट है हमारे पास एंटी डिफेक्शन लॉ इज मेंशन्ड इन। कौन से शेड्यूल में हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ जो है दिया गया है? तो आंसर क्या होगा? शेड्यूल 10। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या बोलता है? एंटी डिफेक्शन लॉ बोलता है इसमें हमारे पास कंडीशंस दे रखी हैं शेड्यूल 10 में, कि कौन कौन सी कंडीशंस हों। तो हमारा अगर कोई पर्सन है, फॉर एग्जांपल पर्सन ए, और वो पार्लियामेंट में कोई सीट लेता है, ठीक है, किसी भी हाउस में, पार्टी से, मान लो बीजेपी से या फिर कांग्रेस से, और वो एमएलए या एमपी या कुछ भी बन जाता है, ठीक है। अगर वो अपनी पार्टी छोड़ के किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, बी को, तो इसकी जो सीट है, जो सीट पे एलिजिबिलिटी है, चाहे एमपी है चाहे एमएलए है, वो क्या हो जाएगी? वो खत्म हो जाएगी, वो सीट जो है वेकेंट मानी जाएगी। अब से ये क्वेश्चन कई बार आता है कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, उस पे डिसीजन किसका माना जाता है? कि एंटी डिफेक्शन लॉ एप्लीकेबल है नहीं है, ये किसका डिसीजन होता है? तो ये चेयरमैन या फिर जो स्पीकर होता है हाउस का, उस पे डिपेंड करता है, उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है। नेक्स्ट इज गवर्नर ऑफ द स्टेट इज अपॉइंटेड बाय। जो गवर्नर होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है? प्राइम मिनिस्टर? नहीं। चीफ मिनिस्टर? नहीं। चीफ जस्टिस? नहीं। तो आंसर क्या होगा? प्रेसिडेंट। जो गवर्नर होते हैं किसी भी स्टेट में, उनकी अपॉइंटमेंट कैसे गवर्न होती है? आर्टिकल 155 से गवर्न होती है। अब
आर्टिकल 155 क्या बोलता है कि हर एक मतलब स्टेट्स जो होती हैं उनमें एक एक गवर्नर जो अपॉइंट करे जाएंगे, और अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, कि जब तक प्रेसिडेंट चाहे वो वहाँ पे गवर्नर उनके बिहाफ पे रूल कर सकते हैं। अब ये क्या होते हैं, जो गवर्नर होते हैं ये नॉमिनल हेड होते हैं। ध्यान में रखना है, दो शब्द होते हैं, नॉमिनल और रियल। तो जब भी नॉमिनल हेड पूछेगा, नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट, तो आंसर क्या आएगा? गवर्नर। अगर नॉमिनल हेड ऑफ यूनियन पूछ ले तो आंसर क्या आएगा? प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा इज, कि लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है? देखो, लोकसभा में जो मेंबर्स होते हैं टोटल, कुछ स्टेट से आते हैं, कुछ यूटी से आते हैं, और कुछ जो है हमारे पास और होते थे, जैसे एंग्लो इंडियंस। ठीक है, ये एथनिसिटी पे डिपेंडेंट थे। हमारे पास जो डिफाइन किया गया है कि मैक्सिमम 530 सीट्स जो हैं वो स्टेट से हो सकती हैं, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ मैं, अभी करंट की बात नहीं कर रहा हूँ। यूटी से 20 हो सकती हैं, और एंग्लो इंडियंस की 2 होती थी, 2। ठीक। अब ये जो एंग्लो इंडियंस वाली हैं, ये 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2009 से 19 से क्या कर दी गई है? रिमूव कर दी गई है, ये नहीं एग्जिस्ट करती अब। ठीक है, तो अभी जो मैक्सिमम सीट्स हो सकती हैं लोकसभा में वो कितनी हो गई? 550। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। और अगर करंट आपसे पूछे कि करंट कितनी सीट हैं, तो 543 सीट्स हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राज्यसभा इज अ परमानेंट बॉडी बिकॉज, राज्यसभा जो है एक परमानेंट बॉडी है, क्यों? मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर द लाइफ, ऐसा तो कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ ऐसा नहीं है कि एक बार चुन गए और जीवन भर जो है आपको वहीं बैठना है। इट कैन नॉट बी डिसॉल्व, ये सही बात है। प्रेसिडेंट नॉमिनेट मेंबर्स, ये भी सही बात है। कुछ लोग जो है नॉमिनेट भी किए जाते हैं इसमें। स्पीकर कंट्रोल्स इट, नहीं, इसका कोई रेलिवेंस नहीं है इसमें। ठीक। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये परमानेंट हाउस है, क्यों? परमानेंट हाउस इसलिए है क्योंकि इसे डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। ऑप्शन बी इज करेक्ट इस क्वेश्चन के मामले में। अब जैसे जो राज्यसभा है, ये परमानेंट हाउस है। परमानेंट हाउस का मतलब क्या होता है कि इसके जो मेंबर्स है ना, हर 2 साल में इसके 1/3 मेंबर्स जो हैं वो रिटायर कर दिए जाते हैं। मतलब कि टोटल 6 साल में पूरे के पूरे जो मेंबर्स हैं वो रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक, या तो दोबारा इलेक्ट होके आ सकते हैं, बट उनका टेन्योर कितना होगा? 6 ईयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? तो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो क्या होते हैं? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। अभी ये क्वेश्चन बन सकता है रिसेंटली कि हु इज आवर वाइस प्रेसिडेंट, क्योंकि चेंज हुए हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? सीपी राधा कृष्णन। ठीक है, हमारे जो करंट वाइस प्रेसिडेंट है वो कौन है? सीपी राधा कृष्णन। आगे बोल रहा है नेशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड अंडर आर्टिकल 352, 356, 360 या 370। देखो, हमारा जो इमरजेंसी है वो किस पार्ट में है? पार्ट नंबर 18 में। पार्ट 18 में हमारे पास 3 तरह की इमरजेंसी है, आर्टिकल 352 में, 356 में और 360 में। जो आर्टिकल 352 की इमरजेंसी है उसको हम बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी। जो आर्टिकल 356 में इमरजेंसी बताई गई है उसको हम बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल। और जो आर्टिकल 360 में इमरजेंसी है उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो हमारे पास यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? नेशनल इमरजेंसी कहाँ डिक्लेयर की गई है, कौन से आर्टिकल में? तो कौन सा हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर? आर्टिकल 352, ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ देखो कि ये जो हमारे पास आर्टिकल है नेशनल इमरजेंसी का, इसके बारे में कुछ बता देता हूँ।
नेशनल इमरजेंसी 3 कारणों से लगाई जा सकती है। एक तो हमारे पास है एक्सटर्नल एग्रेशन। दूसरा कारण है वॉर। तीसरा कारण है आर्म्ड रेबेलियन, कि लोग जो है रिपेल कर दें हथियारों के साथ। अब देखो, पहले ये 3 कारण नहीं थे। पहले यहाँ आर्म्ड फोर्स में कारण 3 ही थे। आर्म्ड रिबेलियन में जो लिखा हुआ था वो इंटरनल डिस्टर्बेंस लिखा हुआ था। फिर बाद में जो है इसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से चेंज करके आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया। अब अगर आपसे पूछे कि कितनी कितनी बार जो है इमरजेंसी लगी है, कौन कौन सी, तो देखो, जो नेशनल इमरजेंसी है वो आज तक 3 बार लगी है इंडिया में। एक 1962 में लगी थी, एक 1971 में लगी थी, और एक 1975 में लगी थी। ठीक है, 3 बार लगी है। 1962 में चाइना से वॉर चल रही थी, 1971 में पाकिस्तान से वॉर चल रही थी, और 1975 में मिस इंदिरा गांधी ने इंटरनल डिस्टरबेंस का हवाला देके इंटरनल डिस्टरबेंस का हवाला देके इमरजेंसी अप्लाई की थी। और बाद में जो है इसी को चेंज करके आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया, ताकि दोबारा से कोई इस तरह जो है मिसयूज ना कर सके इसका। तो और जो आर्टिकल 360 है, जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है, वो आज तक कभी नहीं लगी हमारे यहाँ पे इंडिया में। इसका यूज़ नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर एडेड बाय। सोशलिस्ट और सेकुलर कैसे ऐड किए गए थे? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ऐड किए गए थे। आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, S3DR। कई बार पूछ लेते हैं हमारे यहाँ पे जो प्रियम्बल है उसमें जो वर्ड्स हैं, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इनका ऑर्डर क्या है? तो आपको ये याद रखना है, सबसे पहले S3 है, फिर DR है। S3 का मतलब क्या है कि सबसे पहले सोवेरियन है, फिर सोशलिस्ट है, फिर सेकुलर है। कई बार बोलते हैं कि पहले क्या है, सेकुलर है कि सोशलिस्ट है कि सोवेरियन है, तो आपको याद रखना है S3DR। 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये कब हुआ था? 1978 में हुआ था। इसका मेन फीचर क्या है 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट का? अभी पीछे जैसे बताया है मैंने, ठीक, ध्यान में रखना। 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, इसका क्या था, ये कब हुआ था? 1985 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था मेनली, जो 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, इसमें हमारा 10th शेड्यूल ऐड किया गया था, जो एंटी डिफेक्शन वाला है वो वाला। एक आर्टिकल 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये कब हुआ था? 1988 में। इसमें क्या हुआ था, जो हमारी एज थी वोट की, वोटिंग की जो एज थी वो 21 से घटाकर कितनी कर दी गई थी? 18 कर दी गई थी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट इज, हु इज द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन इंडिया? इंडिया में रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कौन सी है? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर हमारे पास रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है इंडिया में। नेक्स्ट इज, फंडामेंटल ड्यूटी आर मेंशन्ड इन। फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ दी गई हैं? पहले हमने ऊपर डिस्कस किया है कि फंडामेंटल ड्यूटीज हमारा पार्ट 4A में दी गई हैं, आर्टिकल 51A में। ओरिजिनली हमारे पास कितनी थी? 10 थी। अभी करंट कितनी है? 11 है। जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी है वो बाद में ऐड की गई थी 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 से। विच राइट इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एंड द फॉरनर्स? ठीक है, आप लॉजिकली भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं, राइट टू इक्वालिटी हम सबको दे सकते हैं, फॉरनर्स को भी नहीं? कल को तो वो भी नौकरी मांगेंगे यहाँ पे आके। राइट टू फ्रीडम, नहीं, ये भी नहीं दे सकते हम, वो भी बोलने शुरू कर देंगे कुछ भी हमारे बारे में आके। ठीक है, राइट टू रिलीजन, नहीं। ठीक है, राइट टू लाइफ हम उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं डेफिनेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज। बड़ा इजी सवाल है, 5 इयर्स है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल 75। तो प्राइम मिनिस्टर के बारे में हमारे पास आर्टिकल है, वो कौन सा है? आर्टिकल 75। जुडिशियल रिव्यू इज बोरोड फ्रॉम यूके, कनाडा, यूएसए, आयरलैंड। तो इसका आंसर क्या होगा? यूएसए। मैं आपको ट्रिक देता हूँ, कभी भी जुडिशरी से रिलेटेड कोई आपसे बोरोइंग पूछी जाए तो उसका आंसर क्या होता है? यूएसए। डी डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर बोरोड फ्रॉम। तो इसका आंसर क्या होगा? डीपीएसपी कहाँ से दिया हमने? आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द हेड ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव। जैसे यूनियन एग्जीक्यूटिव का हमारे हेड जो प्रेसिडेंट थे, स्टेट एग्जीक्यूटिव के हेड कौन होते हैं? गवर्नर। अभी ऊपर डिस्कस किया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा। जो मनी बिल है वो सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। राज्यसभा में उसके पास जो पावर्स होती हैं वो लिमिटेड होती हैं, वो सिर्फ उसको क्या कर सकती हैं? रिकमेंड कर सकती हैं, उसमें कुछ अमेंडमेंट या चेंजेस नहीं कर सकती। विच आर्टिकल डील्स विद द प्रेसिडेंट्स रूल। ये भी हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है, आर्टिकल 356। नेक्स्ट इज द सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1950। पूरी डेट जो है 28 जनवरी 1950 है। 28 जनवरी 1950 को एस्टैब्लिशमेंट हुई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच शेड्यूल कंटेन यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 में हमारे पास जो है तीनों लिस्टें जो है दी गई हैं। शेड्यूल 8 में क्या दे रखा है हमारे पास? ऑफिशियल लैंग्वेजेस दे रखी हैं। हमारे पास टोटल ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी है? 22। क्वेश्चन है आपके लिए, सोचिएगा कि क्या इंग्लिश हमारे पास ऑफिशियल लैंग्वेज है? क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट इज द मिनिमम एज टू बिकम प्रेसिडेंट इज। राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो आंसर क्या है? 35। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन विच बॉडी कंडक्ट्स इलेक्शन इन इंडिया। तो आंसर इज इलेक्शन कमीशन। आर्टिकल 324 में दिया गया है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज हु प्रिसाइड्स ओवर लोकसभा। लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो आंसर क्या आएगा? स्पीकर। ठीक, तो ये 30 क्वेश्चंस थे आपके लिए पॉलिटी के। जितने भी ऑप्शंस थे हम एक्सप्लोर कर सकते थे, हमने किए। ठीक है, होप सो आपको पसंद आया होगा। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं।